हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सूरज हमेशा से ही हर चीज को लेकर ज्यादा सोचता था। एक रोज सूरज सुबह सुबह चाय पी रहा होता है। तभी सूरज चाय में ज्यादा चीनी होने के कारण अपनी पत्नी पूनम को किचन से आवाज देकर बुलवाता है। क्या बात है पूनम, किसी बात की टेंशन है क्या तुम्हें? चाय में इतनी चीनी जो डाल रही हो तुम? अरे तो क्या हो गया, उसे एक काम थोड़ी है जो हर काम को बारीकी से करती रहेगी। अभी चुपचाप पी ले, अगली बार से सोच समझकर तेरी चाय में चीनी डालेगी बहू। हाँ, अगर अगली बार से चाय में चीनी हुई तो मैं घर के राशन में चीनी नहीं लाऊंगा, पैसे भी बचेंगे और डायबिटीज भी नहीं होगी। अब इतना बोलकर सूरज ऑफिस के लिए निकल जाता है। अब सूरज के जाते ही सरला अपना माथा पीटते हुए कहती है, भगवान को इसे औरत बनाना था, ना जाने कहां से ये मर्द बन गया। इतना सोचता है कि खाने से पहले भी इंसान सोचे, सोने के बाद भी इंसान सोचे। माँ जी, मैं तो इनसे बहुत परेशान हो चुकी हूँ। कल मैंने कहा था आप इतना सोचते हैं, कल को हमारे बच्चे होंगे तो हमारा खर्चा बढ़ेगा, फिर क्या आप करेंगे? तो क्या बोला? यही कि इसके लिए मुझे अभी समय चाहिए। मैं नहीं चाहता बच्चे हों तो हमारा खर्चा बढ़े, वरना हम बच्चे ही नहीं करेंगे। राम राम, कैसी औलाद को जन्म दिया है मैंने, मुझे दादी बनाने से भी वंचित कर रहा है ये तो। ये सब बातें हो ही रही होती है, तभी सरला की पड़ोसन विमला का आना होता है और वो सरला को थोड़ी परेशान देखकर सरला के पास बैठ जाती है। क्या हुआ सरला, इतनी परेशान क्यों लग रही हो? बहू से लड़ाई झगड़ा हुआ है क्या? अरे नहीं विमला, मेरी बहू तो गाय है, गाय कभी लड़ती झगड़ती भी नहीं है। तो फिर इतनी परेशान क्यों लग रही है तू? अरे क्या बताऊं विमला बहन, मेरा बेटा सूरज है ना, उसकी हर बात में नुक्स क्यों निकालता है। इस उम्र में भी इतने आगे की सोचता है कि हर चीज में रोक टोक करता रहता है। अरे ये तो अच्छी बात है, कम से कम इतना तो सोचता है। आजकल के बच्चे इतने कहाँ जिम्मेदार होते हैं। लेकिन विमला हद तक तो ठीक ही होता है, हद से ज्यादा नुकसान भी तो करता है। तुझे पता है, एक रोज लाइट चली गई थी, बाथरूम में पानी नहीं आ रहा था। इसने अपने किए कराए पर पानी तो फेरा नहीं, साथ में हाथ भी नहीं धोया। वो तो खाते समय जब लाइट आई तो मुझे कहता है, माँ अभी हाथ धोकर आता हूँ। वो टॉयलेट गया था ना तो हाथ धोया नहीं था, वरना पानी खत्म हो जाता। राम रे राम, अब तो मैं तेरे घर का नमक भी न खाऊं। सूरज की ज्यादा सोचने यानी दूर की सोच, उसके घर में सब परेशान ही थे, लेकिन ऑफिस वाले भी कम परेशान नहीं थे। देर शाम सूरज का बॉस सूरज को डांट रहा होता है। सूरज, तुम एक अच्छे और जिम्मेदार इंसान हो, लेकिन कभी कभी चीजों को बोलने से पहले समझना भी चाहिए। सर, मैंने तो आपकी बेटी का भला ही चाहा था। सच में वो नीलेश मेरा चड्डी बड्डी है और उसकी एक दो नहीं बल्कि 12 गर्लफ्रेंड रह चुकी हैं। अब वो आपकी बेटी का जीवन खराब कर देता, मुझसे देखा नहीं जा रहा था, तभी तो मैंने उसकी पोल सबके सामने खोल दी। मुझे पता था कि वो कैसा है, लेकिन उसके पास बहुत पैसा है। अब मेरी बेटी की शादी कौन करेगा? उसका दूल्हा तो मंडप से ही चला गया। इसके लिए सॉरी सर, लेकिन मैं किसी लड़की की जिंदगी बर्बाद होते हुए ऐसे नहीं देख सकता हूँ। गेट आउट, निकलो मेरे कैबिन से अभी कभी। तुम किसी की छोड़ो, अपनी भी जिंदगी खराब कर रहे हो। अब भला कोई कैसे ना कहे कि इतना सोचना हानिकारक नहीं है। अब सूरज देर शाम घर लौट कर आता है और फ्रेश होकर जैसे ही खाना खाने बैठता है, वैसे ही लाइट चली जाती है और करीब 1 मिनट बाद लाइट आ भी जाती है, लेकिन सूरज के दाल में कीड़ा गिर जाता है। अरे यार, इस लाइट को भी अभी जाना था क्या? और ये कीड़ा भी मेरे खाने में ही आना था। चल हट, इस दाल को मैं फेंकूंगा थोड़े ही। भगवान इसे थोड़ी सद्बुद्धि दे। हे प्रभु, मेरे बेटे पर कृपा करना। माँ, आपको भी खाना है क्या खाना? दाल तो सच में बहुत टेस्टी बनी है। हाँ, क्यों टेस्टी नहीं लगेगी तुझे दाल? उस कीड़े का जो कीमा बनाकर निकाल कर खा रहा है तू। कुछ कहा क्या माँ आपने? नहीं, मैं तो कह रही थी कि थोड़ी सी दाल और दे दूं क्या? सरला और पूनम तो सूरज को कुछ बोल ही नहीं सकते थे, क्योंकि वो उनकी बात मानने से तो रहा। अगली सुबह सूरज पास की दुकान से दूध लाने जाता है। तभी दुकान वाला सूरज को 1 रुपए का छुट्टे की जगह उसे एक टॉफी पकड़ा देता है। ये क्या है? मेरे बच्चे नहीं है, मैं क्या करूँगा इसका? मुझे तो मेरे पूरे 1 रुपया वापस करो। अरे खुले पैसे नहीं है, कहाँ से लाऊं? रोज तुम मुझे लॉलीपॉप पकड़ा देते हो, मैं कुछ नहीं बोलता, लेकिन आज मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। 1 रुपए का रोज 1 महीने का 30 से 31 रुपया हो गया और 1 साल का लगभग 365 रुपया। सही बिजनेस बना रखा है तुमने ये। धंधे का समय है, काहे चिक कर रहे हो? जाओ ना भाई यहाँ से। अभी तो जा रहा हूँ, लेकिन कल तू पछताएगा। अब सूरज घर आता है। इधर सरला सूरज के लिए चाय बनाने के लिए इंतजार कर ही रही होती है।
अब सूरज जैसे ही घर आता है, कहाँ था? भला दूध लाने में भी इतना वक्त लगता है? ना जाने तू कैसा हो गया है, बिना बात की टेंशन पाल रखी है तूने। अरे माँ, रोज जब मैं दूध लेने जाता हूँ ना, तो वो दुकान वाला 1 रुपए के बदले एक लॉलीपॉप पकड़ा देता है। इस बार मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, उसे तो मैं कल बताता हूँ। हे प्रभु, कब कब मेरे इस बददिमाग बेटे को अक्ल दोगे आप? अब कल सुबह ही सूरज दुकान पर जाकर सारी टॉफी लेकर दुकान वाले को देता है। क्या हुआ? इसका मैं क्या करूं? पहले तो आप मुझे 1 लीटर दूध दे दें। अरे ओ भाई, कहाँ चले? इसके पैसे कौन देगा? अरे ये रहे ना आपके पैसे, ये जो टॉफी आप दे रहे हो वही है ये सब। दूध के बदले आपकी दी हुई टॉफियां हैं ये सारी सारी। क्या पागल आदमी है, मुझे ही गोली देकर चला गया। ऐसे ही समय बीत रहा था, लेकिन सूरज की दूर की सोचने वाली आदत उसका कुछ किया नहीं जा सकता था। उसके इस सोच की वजह से आए दिन कोई ना कोई मुसीबत में फंसता। साथ में सूरज को भी प्रॉब्लम होती, लेकिन इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। एक रोज देर शाम सूरज ऑफिस से आकर अपने जूते खोल रहा होता है। वैसे ही पूनम सूरज को मजाक में कहती है, जी आज बिजली का बिल आया है और 4 दिन बाद बिल पे करने की आखिरी तारीख है। अच्छा ठीक, बिजली का बिल यही टेबल पर रखो, मैं कल ही पेमेंट कर दूंगा। लेकिन इस बार का बिल तो कुछ ज्यादा ही आया है। अरे कितना आया होगा? ज्यादा से ज्यादा 150 से 200 रुपए। नहीं जी, ये आप कैसी बात कर रहे हैं? इस बार बिजली का बिल 150 या 200 नहीं, पूरे 30,000 आया है। 30,000। अरे क्या हुआ, आप ठीक तो हैं? मैं तो बस मजाक कर रही थी। लेकिन अब तुम्हारे इस मजाक ने तो मेरी जान ही लेनी शुरू कर दी है। जल्दी कुछ करो, मुझे हार्ट अटैक आया है लग रहा है। अब हल्ला सुनकर सरला बाहर आती है और वो सूरज को नीचे गिरा हुआ देखकर डर जाती है। बहू, क्या हुआ मेरे बेटे को? कहीं तूने इसके साथ कोई मजाक तो नहीं कर दिया? माँ जी, मैंने तो सिर्फ इन्हें ये कहा कि इस बार का बिजली का बिल 30,000 आया है। इतना बड़ा मजाक करने की क्या जरूरत है तुझे? ना जाने क्या हुआ है मेरे बेटे को, इसे जल्दी से हॉस्पिटल ले चल। जल्दी जल्दी में सूरज को हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहाँ कुछ समय बाद सूरज की हालत नॉर्मल होती है और सरला सूरज से मिलने जाती है। बेटा तू ठीक तो है ना? मैं तो डरी गई थी। हाँ माँ, मैं ठीक हूँ। बस माँ, पूनम को कहना कि वो ऐसा मजाक दोबारा ना करे। सच कहूँ तो बेटा, अपनी सेहत के लिए तू तो हानिकारक है। बेटा सेहत के लिए तू तो हानिकारक है। माँ, ये तो आप सही कह रही हो। मुझे लगता है मुझे इतना सोचना नहीं चाहिए। जो हो रहा है होने दो, जो होगा सब तय है। मेरे सोचने से कुछ अलग नहीं होगा, ना ही मेरी समस्या का हल निकलेगा। इस इंसिडेंट के बाद सूरज ज्यादा और दूर की सोचना छोड़ ही देता है, क्योंकि उसके इस अटैक में भी 30,000 से ज्यादा का खर्च आ गया था। सीता अपनी बेटी अमन के साथ रहा करती थी। अमन काफी पढ़ा लिखा लड़का था और अमन अब शादी के लायक हो चुका था। ये देख सीता अपनी बेटी से एक दिन कहती है, बेटा अमन, अब तो बड़ा हो गया है और मैं बूढ़ी, मुझसे अब और इस घर की जिम्मेदारियां नहीं संभलती। इसलिए अगर तुझे कोई लड़की पसंद है तो तू मुझे बता दे, मैं तेरी शादी उस लड़की से करवा दूंगी। क्या माँ, आप भी ना जाने कैसी बात करती हैं। अरे भला मेरी उम्र है क्या शादी करने की? और नहीं तो क्या, तू शादी अभी नहीं करेगा तो कब करेगा? बेटा तू तो जवान है, लेकिन अब मेरी उम्र पोते पोतियों को खिलाने की है। इसलिए मैंने सोच लिया है कि अब मैं तेरी शादी करवाऊंगी। इसलिए अगर तुझे कोई लड़की पसंद है तो बता दे, नहीं तो मैं खुद ही देखती हूँ तेरे लिए लड़की। माँ, मेरी नजर में तो कोई भी नहीं है, और हाँ, आपको जो सही लगे वो करो। अमन अपनी माँ की जिद के आगे हार जाता है और शादी के लिए हाँ कर देता है। अब सीता अपने बेटे के लिए लड़की ढूंढने का काम अपने सभी रिश्तेदारों को देती है। ऐसे ही एक दिन सीता की एक पड़ोसन सुनिधि सीता के पास आकर उससे कहती है, सीता बहन, मैंने सुना है कि तू अपने बेटे के लिए लड़की ढूंढ रही है। हाँ बहन, ढूंढ तो रही हूँ। तो कोई लड़की मिली कि नहीं? कहाँ बहन, कहाँ मिली, मेरी तो किस्मत ही खराब है। या यूँ कहूँ कि लगता है मेरे बेटे की किस्मत में लड़की ही नहीं है, जो मिलती है आनी कानी मिलती है। मेरा बेटा उन लड़कियों को क्या रिजेक्ट करेगा, मैं ही उनको रिजेक्ट कर देती हूँ। सीता बहन, छोटा मुंह बड़ी वाली बात है, लेकिन अगर मैं तुझे कहूँ कि मेरी नजर में एक लड़की है तो क्या तू उसे पसंद करेगी? अरे सुनिधि, तूने तो वही बात कर दी, बगल में छोरा शहर में ढिंढोरा। अरे अगर तेरी नजरों में कोई लड़की थी तो तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? खामखा मुझे लोगों के सामने बोलना पड़ा कि मेरे बेटे के लिए लड़की ढूंढ दो। मुझे नहीं पता था कि तू मेरी पसंद को इतनी अहमियत देगी।
सुनिधि, भले ही हम पड़ोसन हैं, लेकिन मैंने तुझे हमेशा अपनी छोटी बहन के जैसा माना है। और वैसे भी अगर तू मेरे बेटे के लिए किसी लड़की को दिखाएगी तो वो गलत थोड़ी ना होगी। हाँ, पर पहले मेरी बात तो पूरी सुन, उसके बाद ही रिश्ते के लिए हाँ करियो। बोल। जो लड़की है उसका नाम काजल है। जैसा उसका नाम है वैसा उसका काम भी है। मतलब ये कि काजल खुद को काजोल समझती है। उसको एक्टिंग करने का बहुत शौक है। लेकिन अब तू तो जानती ही है कि हम जैसे मिडिल क्लास लोग अपने बच्चों को एक्टिंग कहाँ से करवाएंगे। शौक है ना, करती तो नहीं है ना? नहीं सीता, वो एक्टिंग नहीं करती कहीं भी, बस उसको शौक है। अब क्या था, सीता काजल के लिए मान जाती है। और ऐसे ही अब कुछ दिनों बाद काजल की शादी अमन से होती है। शादी के बाद काजल अपने घर की सब जिम्मेदारियों को बखूबी संभालती है। अपनी बहू से सीता बहुत खुश थी क्योंकि काजल काफी संस्कारी थी। ऐसे ही समय गुजरता है और एक दिन, बहू, ओ बहू, आज की चाय मिलेगी या नहीं? सीता अपनी बहू को आवाज लगाती है, लेकिन वो नहीं आती। और आवाज लगाते हुए सीता हॉल में आकर देखती है कि काजल अपनी दोनों पैर फैलाए सोफे पर बैठकर अपने हाथों में पॉपकॉर्न लेकर ससुराल सिमर का देख रही है। ये देखकर सीता थोड़ी हैरान होती है और अपनी बहू को उसके कंधे पकड़कर हिलाते हुए कहती है, बहू। जी माँ जी, आपने आवाज लगाई क्या? बहू, आवाज तो मैं तुझे ना जाने कितनी देर से लगा रही हूँ, लेकिन एक तू है कि सुनने का नाम ही नहीं ले रही है। और जब मैंने यहाँ आकर देखा तो तू घर की सारी लाइट्स को ऑफ करके फुल वॉल्यूम में टीवी पे सीरियल देख रही है। अरे ऐसा भी कौन सा सीरियल देख रही है? माँ जी, आप भी आओ ना, मेरे साथ बैठकर सीरियल देखो। और मैं पक्का कहती हूँ, अगर आपको सीरियल अच्छा लग गया ना तो आपका तो मन ही नहीं करेगा टीवी से आगे उठने का। सुनिधि ने तो कहा था इसको एक्टिंग का शौक है, लेकिन यहाँ तो एक्टिंग वाली बहू नहीं बल्कि सीरियल देखने वाली बहू मिली है। बहू, मैंने सुना था कि तुझे एक्टिंग भी पसंद है, क्या ये सच है? हाँ माँ जी, मुझे बहुत पसंद है, लेकिन एक्टिंग किसी ने करने ही नहीं दिया। मैं खुद को एक्टिंग से दूर करके सीरियल में अपना ध्यान लगाने लगी। इसीलिए माँ जी, आप भी आइए और सीरियल देखिए। लेकिन बहू, मुझे चाय पीनी है, तू चाय बना कर ला दे, नहीं तो मेरे सर में दर्द होने लगेगा। माँ जी, ये सीरियल खत्म होने वाला है। जैसे ही ये सीरियल खत्म होगा वैसे ही मैं आपके लिए चाय बना दूंगी। कुछ समय बाद ससुराल सिमर का खत्म हो जाता है, जिसके बाद दूसरे चैनल पर अनुपमा शुरू होता है। लेकिन काजल अपनी सास के लिए चाय गैस पर चढ़ा देती है। वो अपनी सास के लिए चाय गैस पर चढ़ा तो देती है, लेकिन वो चाय का गैस बंद करना भूल जाती है। इसी कारण से सीता की सारी चाय जल जाती है। ये देख सीता टीवी बंद कर देती है और गुस्से में आग बबूला होते हुए काजल से कहती है, बहू, माना तुझे टीवी सीरियल देखने का शौक है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि तू सीरियल के पीछे सब कुछ बर्बाद कर दे। हाय, मैंने क्या बर्बाद कर दिया? क्या मम्मी जी, आप भी ना जाने कैसी बातें करती हो। आप ही बताओ, मैंने किस चीज का नुकसान किया है? अच्छा बहू, तूने किसी चीज का नुकसान नहीं किया, तुम बता मेरी चाय कहाँ है? उप्स, वो चाय तो गैस पर ही चढ़ी रह गई। चढ़ी नहीं है बल्कि जल गई है। सॉरी मम्मी जी, गलती हो गई। वो मैं टीवी सीरियल में कुछ ज्यादा ही बिजी हो गई थी। गलती हो गई बहू? तू सीरियल में इतनी व्यस्त कैसे हो सकती है? माफ कर दो माँ जी, अनुपमा का लास्ट सीन चल रहा था। वो देखने के बाद आपको जितना डांटना है ना उतना डांट लेना, बस मुझे वो सीन देखने दो। अब तुझे ये रिमोट नहीं मिलेगा। सीता रिमोट लेकर अपने कमरे में चली जाती है और अब काजल अनुपमा का आखिरी सीन देखने के लिए झटपटा रही थी। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। आइडिया? क्यों ना मैं सुनिधि आंटी के घर जाऊं और अनुपमा का आखिरी सीन देख कर आऊं। यहाँ मम्मी जी मुंह फुलाकर अपने कमरे में बैठी हुई है। मम्मी जी को क्या पता चलना है कि मैं कहाँ गई हूँ। वैसे भी लास्ट सीन है, ज्यादा देर का थोड़ी ना होगा, 10 मिनट में वापस आ जाऊंगी। यहाँ मम्मी जी को कुछ पता नहीं चलेगा। इतना सोचते ही काजल वहाँ से 9-11 हो जाती है और सुनिधि के घर जा पहुँचती है। काजल को देखकर सुनिधि कहती है, अरे काजल बहू, तू यहाँ आज कैसे? सब ठीक तो है ना? वो आंटी जी, सब कुछ ठीक है। मैं बस आपके यहाँ पर अनुपमा सीरियल देखने आई हूँ। दरअसल हमारे टीवी का रिचार्ज खत्म हो गया है और सीरियल देखने वाली बहू हूँ मैं, आप तो जानती ही हैं। इसीलिए मम्मी जी ने कहा कि मैं आपके घर आकर अनुपमा देख लूँ। सीता ने ऐसा कहा? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा।
हाँ तो आप क्या कहना चाहती है कि मैं झूठ बोल रही हूँ? कोई बात नहीं आंटी जी, मैं घर चली जाती हूँ और जाकर कह दूंगी कि सुनिधि आंटी ने यकीन नहीं किया आपकी बातों पर। अरे नहीं नहीं बहू, कैसी बात कर रही है? भला मैं अपनी बहन जैसी पड़ोसन की बातों पर विश्वास न करूं? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और तू अभी तक वहाँ क्यों खड़ी है? अंदर आ जा और देख ले अनुपमा। इस तरह अब काजल अनुपमा देखने लगती है। काजल को अनुपमा देखते हुए सुनिधि मन में कहती है, बहू, मुझे सीता बहन पर तो विश्वास है, लेकिन तुझ पर नहीं है, क्योंकि सीता की टीवी में रिचार्ज खत्म हो जाए ये हो ही नहीं सकता। और अपनी बहू को ऐसे सीरियल देखने के लिए वो कभी मना नहीं करेगी और ना ही किसी के घर भेज देगी। हो ना हो, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। मैं सीधे सीता को ही फोन करके पूछ लेती हूँ। इस तरह अब सुनिधि सीता को कॉल करके पूछती है और उसको पता चलता है कि सीता ने तो अपनी बहू को कहीं भी नहीं भेजा। काजल सुनिधि के घर है ये सुनकर सीता सुनिधि के घर आती है और अपनी बहू को सीरियल देखते हुए देखकर कहती है, वाह बहू वाह, क्या तरकीब लगाई है तूने। तुझे अपने घर में रिमोट नहीं मिला तो तू सुनिधि के घर आ गई सीरियल देखने। वो मम्मी जी, अनुपमा का लास्ट सीन था। तो लास्ट सीन था तो क्या? इसका मतलब ये कि अगर मैं तुझे सीरियल नहीं देखने दूंगी तो तू लोगों के बीच में मुझे बदनाम करेगी। नहीं मम्मी जी, मेरा ये इरादा नहीं था। मैं बस सीरियल के शौकीन हूँ, क्योंकि बचपन में एक्टिंग करना चाहती थी, पर माँ पापा की जिद के आगे कुछ कर नहीं पाई। फिर मैं बस सीरियल में अपनी दुनिया को ढूंढने लगी, इसीलिए मैं सीरियल देखने वाली बहू बन गई। देख बहू, तू सीरियल देखती है, सीता को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर उसको किसी चीज से दिक्कत है तो वो है तेरी आदत से। तू सीरियल के समय सब भूल जाती है कि तूने क्या करना चाहिए क्या नहीं। पर बेटा, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। सीरियल के साथ साथ घर भी तो देखना चाहिए। सुनिधि और सीता उसको जो समझाना चाहते थे काजल वो समझ जाती है और अब कभी वो दोबारा ऐसी हरकत नहीं करती। और सीरियल के साथ साथ वो अपने घर को भी बहुत अच्छी तरीके से संभालती है। सुनैना और राशि रिश्ते में ननद भाभी थी, लेकिन सुनैना अपनी ननद राशि को कोई खास पसंद नहीं करती थी, क्योंकि जहाँ एक तरफ सुनैना हद से ज्यादा कंजूस थी, वहीं दूसरी तरफ राशि हद से ज्यादा खर्चीली थी, जिसके चलते दोनों ही एक दूसरे को देखकर मन ही मन में जलती रहती थी। ऐसे ही एक रोज सुबह के समय सभी लोग एक साथ बैठकर नाश्ता कर रहे होते हैं, तभी राशि वहाँ आती है और अपने भाई यश से कहती है, भाई मुझे कुछ पैसे दीजिए ना, मुझे अपने दोस्तों के साथ शॉपिंग के लिए जाना है। वो दिवाली आने वाली है ना, तो सोच रही हूँ अपने लिए कोई अच्छी सी ड्रेस ले लूँ। लो, बस यही कमी रह गई थी। यहाँ मैं पैसे बचाने के लिए कंजूसी कर करके मरी जा रही हूँ। और एक ये है कि पैसों को पानी की तरह बहाने में लगी रहती है। पता नहीं कब जाएगी इस घर से। कितना समय हो गया इसको अपने ससुराल से आए हुए, जाने का नाम ही नहीं लेती है। हाँ हाँ ठीक है, शाम को जब मैं वापस आऊंगा ना तब ले लेना। वैसे राशि, अभी कुछ टाइम पहले तुम्हारी सहेली की शादी पड़ी थी, तभी तुमने बहुत सारी और महंगा लहंगा खरीदा था। वही पहन लेना दिवाली पर। नया लेने की क्या जरूरत है? अभी तो तुम्हें किसी ने उस लहंगे में देखा भी नहीं है। मैं ये सोच रही थी कि इनकी कंजूसी अभी तक बाहर क्यों नहीं आई। इनका बस चले तो ये पिछले साल के कपड़े पहना दे दिवाली पर। भाभी, पड़ोसियों ने नहीं देखा है, लेकिन मेरे दोस्तों ने तो देखा है ना, और वो लोग सारे नए कपड़े पहनेंगे और मैं पुराने। अच्छा नहीं लगता ना। वो बात तुम्हारी सही है, लेकिन फिर भी तुम्हें थोड़ा सोच के चलना चाहिए और पैसों को सही जगह इस्तेमाल करना चाहिए। इतना हाथ खुला रखोगी तो ससुराल में कैसे निभा पाओगी? क्या भाभी, कम से कम त्योहार के टाइम पर तो अपनी ये कंजूसी का भाषण मत दिया करो। और कौन सा मैं हमेशा के लिए यहाँ बसने आई हूँ। वो तो रोहित जी बाहर गए हैं, इसलिए मुझे भाई से कहना पड़ रहा है। भाई, क्या आप मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते हैं क्या? यार तुम मुझे क्यों कह रही हो? मैंने तो मना भी नहीं किया है कि मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा। मैंने कहा है मैं शाम को वापस आऊंगा तब दे दूंगा। ठीक है, अब बात को यहीं खत्म करो। जब देखो ननद भाभी आपस में लड़ती रहती हो। यश इतना कहकर अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है और सुनैना भी अपने घर के कामों में लग जाती है। कुछ समय बाद शाम को यश ऑफिस से घर आता है और अपनी बहन राशि को आवाज देकर बुलाकर कहता है, ये ले पैसे और जाके अपने दोस्तों के साथ ना शॉपिंग कर ले, और तुझे जो खरीदना है तू खरीद ले। अब तो खुश है ना तू? हाँ भाई, मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन अब मुझे अकेले ही शॉपिंग के लिए जाना पड़ेगा। मेरी सारी दोस्त मॉर्निंग में ही चली गयी शॉपिंग के लिए।
इसमें बड़ी बात क्या है? तू अपनी भाभी को लेकर चली जा शॉपिंग के लिए, अकेले जाने की जरूरत ही नहीं है। अगर भाभी को लेकर गई तो हो गई शॉपिंग मेरी। नहीं भाई, मैं खुद ही चली जाऊंगी। कौन सा मुझे अकेले जाने में डर लगता है। राशि और यश की सारी बातें उनसे कुछ दूर खड़ी सुनैना सुन रही होती है, जिसे सुनने के बाद वो अपने मन में कहती है, जब से अपने ससुराल से आई है कोई ना कोई बहाना करके यश जी से पैसे लेती रहती है। मुझे पता है ये मुझे अपने साथ क्यों नहीं ले जाना चाहती है, क्योंकि इस डर से कि अगर मैं इसके साथ गई तो मैं इसे ज्यादा पैसे उड़ाने नहीं दूंगी। वही अकेले जाएगी तो अपनी मन मर्जी के पैसे उड़ाएगी, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। सुनैना अपने मन में इतना सोचकर उन लोगों के पास जाती है और अपनी ननद राशि से हंसते हुए कहती है, राशि तुम्हारे भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं, तुम अकेली क्यों जाओगी? मैं हूँ ना, मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ। इसी बहाने मेरी भी थोड़ी शॉपिंग हो जाएगी। वो क्या है ना कि घर का भी तो सामान लेना है, त्योहार का टाइम है। रहने दीजिए भाभी, मैं चली जाऊंगी। सच में मुझे कोई परेशानी नहीं है अकेले जाने में। अभी थोड़ी देर में आ जाऊंगी। नहीं नहीं, अब तो मैं तुम्हारे साथ ही जाऊंगी। कुछ समय बाद सुनैना और राशि शॉपिंग के लिए निकल जाते हैं, जहां सुनैना अपनी कंजूसी के चलते राशि को मॉल में ले जाने की जगह कपड़ों की एक छोटी सी शॉप पर लेकर जाती है, जहां पहुंचकर राशि कहती है, भाभी मॉल में चलते हैं ना। इस छोटी सी शॉप में क्या मिलेगा, और मुझे जो ड्रेस पसंद है वो मॉल में ही मिलेगी, यहाँ नहीं मिलेगी। ऐसा नहीं है, तुम एक बार देखो तो सही, हो सकता है तुम्हें उससे ज्यादा अच्छा कुछ मिल जाए, तो इतनी दूर नहीं जाना पड़ेगा। सुनैना के कहने पर राशि बहुत सारी ड्रेस पहनकर देखती है, लेकिन उसे कोई ड्रेस पसंद नहीं आती है और आखिर में थककर ड्रेस लेने के लिए ही मना कर देती है। ये बात सुनकर सुनैना बहुत खुश हो जाती है और राशि को मिले हुए पैसों से वो दिवाली और घर की साज सजावट का सामान ले लेती है और बचे हुए पैसों को अपने पास रखकर वापस आ जाती है। ऐसे ही समय बीतता है और समय के साथ सुनैना की कंजूसी दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही थी। ऐसे ही एक रोज यश और सुनैना घर के हॉल में बैठे बातें कर रहे होते हैं। तभी राशि की सास पारुल और उसका पति रोहित वहाँ आते हैं और कहते हैं, क्या बातें चल रही है दोनों मियाँ बीवी के बीच में? लगता है हम दोनों ने गलती कर दी आकर। बिल्कुल नहीं आंटी जी, आप लोग यहाँ अचानक कैसे? आने से पहले अगर आप लोगों ने बता दिया होता तो हम आपका स्वागत और भी अच्छी तरह से कर सकते थे। अगर बता देते तो आप लोगों के चेहरे की खुशी कैसे देख पाते? और रोहित को भी अचानक ही छुट्टी मिल गई तो हम बिना बताए ही मिलने चले आए। वैसे भी कुछ दिन बाद दिवाली भी है, इसलिए हमने सोचा क्यों ना दिवाली इस बार एक साथ ही मना ले। हे भगवान, त्योहार ना हो गया, पता नहीं क्या हो गया। ये मेरा घर है या धर्मशाला? ये मेरी ननद कम थी क्या जो अपने ससुराल वालों को भी बुला लिया? जब से आई है खून ही जला रही है। क्या बात है बहू, तेरा मुंह क्यों लटका हुआ है? माना जैसे किसी ने तेरे शरीर का खून ही चूस लिया हो। खर्चे के बारे में सोच रही है क्या? मुझे राशि ने बताया कि उसकी भाभी बहुत कंजूस है। नहीं आंटी जी, ऐसा कुछ नहीं है। अब घर को संभाल कर चलना और जरूरत अनुसार पैसे खर्च करने को कोई कंजूसी बोले तो ये उसकी गलती है। बाकी अच्छी बात ही है आप लोग भी आ गए, ननद जी तो पहले से ही यहाँ थी। बहू, तू मुझे ताना मार रही है क्या जो हम तेरे घर चले आए इसलिए? नहीं आंटी जी, ऐसी कोई बात नहीं है। सुनैना और यश राशि के ससुराल वालों से बातें कर ही रहे थे कि तभी राशि वहाँ आती है और अपने पति रोहित और अपनी सास पारुल को देखकर बहुत खुश हो जाती है। जहाँ एक तरफ सभी लोग आपस में एक दूसरे से मिलकर खुश थे, आपस में बातें कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ राशि की कंजूस भाभी अपनी नंद के आने के साथ साथ उसके ससुराल वालों के आने से होने वाले खर्चों को लेकर बड़ी परेशान थी। देखते ही देखते दिवाली का दिन आ जाता है। तभी पारुल सुनैना और यश के पास जाती है और कहती है, बेटा, तुमने हमारे लिए जो कपड़े भिजवाए थे वो हम घर ही छोड़ आए। एक काम करो, तुम लोग हमारे लिए नए कपड़े ले आओ। अब हम क्या मंगवाए घर से, और हाँ, शगुन के सोने का सिक्का भी ले आना। पारुल इतना कहकर हंसते हुए वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद सुनैना यश से कहती है, ये लोग पागल हैं क्या? हमें जो देना था हमने पहले ही भिजवा दिया था, फिर ये लोग बिन बात का फालतू का खर्चा क्यों करवा रहे हैं? वैसे भी जब से आए हैं खर्चे के ऊपर खर्चा हो रहा है। मैं अब कुछ नहीं लाने वाली हूँ। ऐसा मत बोलो, वरना कहीं किसी ने सुन लिया ना तो बुरा मान जाएंगे।
जब उन्होंने आगे से सामान लाने के लिए कहा है तो लाना तो पड़ेगा ना, आखिर राशि के ससुराल वाले हैं। हम अपने लिए कुछ नहीं लेंगे ना। यश जैसे तैसे करके सुनैना को मना कर अपने साथ मार्केट लेकर जाता है और कुछ समय बाद दोनों सारा सामान लेकर घर वापस आते हैं और उन्हें देने के लिए उनके कमरे में जाते हैं, जहां वो राशि को उसके ससुराल वालों से बात करते हुए सुनते हैं। क्या बात है माँ जी, आपने कितनी अच्छी एक्टिंग करी। भैया भाभी को पता ही नहीं लगा कि आप लोगों को यहाँ मैंने बुलाया है भाभी को परेशान करने के लिए। बहुत कंजूसी दिखा रही थी ना भाभी हर चीज में। अब जब पैसे खर्च हो रहे हैं तो उनकी शक्ल देखने के लायक है। उन लोगों की सारी बातें दरवाजे पर खड़े यश और सुनैना सुन रहे होते हैं, जिसे सुनने के बाद वो अंदर आते हैं और सुनैना अपनी नंद से कहती है, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी राशि। अपने ससुराल वालों के सामने मेरी कंजूसी का मजाक बनाकर अपने मायके वालों की इंसल्ट करते टाइम तुमने एक बार भी अपने भाई की इज्जत के बारे में नहीं सोचा, जिसने हमेशा तुम्हारे बारे में सोचा। हाँ, मैं हूँ कंजूस, लेकिन कंजूसी भी तो इसी घर के लिए करती हूँ ना। सुनैना की बात सुनकर राशि को अपनी हरकत पर बहुत पछतावा होता है, जिसके बाद वो अपने भाई भाभी से अपनी गलती की माफी मांगती है। साथ ही दोबारा फिर कभी अपनी भाभी की कंजूसी का मजाक ना उड़ाने का वादा भी करती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।